हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में सीटेट के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हिंदी का मैं आप लोगों को सेट लेकर आता हूं, जिसमें आप लोग को पता है कि एक गद्यांश एक पद्यांश आता है, उससे हमें क्वेश्चन को छांटना होता है और 15 नंबर की हिंदी पेडागॉजी आती है, जो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में लेकर आऊँगा, जिससे आपका हिंदी का जो भी क्वेश्चन आंसर 30 नंबर के सीटेट में आता है वो आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं कि कौन सा गद्यांश है और गद्यांश में किस प्रकार को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, आज का गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए आज का गद्यांश है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि जो उपयुक्त विकल्प हो हमें उसी को आंसर निकालना है। तो आप देखिए, गद्यांश को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ा जाता है, एक एक लाइन का अर्थ समझते हुए हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। देखिए गद्यांश में दिया हुआ है, कछुआ मगर और शार्क के समान गंगा की डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलचर है। देखिए कछुआ एक हमारा कछुआ हो गया, मगर हो गया और शार्क हो गया। आप लोग यह देखते हैं कि यह सब कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। तो गद्यांश में कहा गया है कि कछुआ मगर और शार्क के समान गंगा की डॉल्फिन, यानी कि यहाँ पर बात की गई हुई है गंगा डॉल्फिन। आप लोग गंगा डॉल्फिन के नाम से परिचित होंगे। गंगा डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलचर है, यानी कि हमारी जो गंगा डॉल्फिन है वह बहुत ही प्राचीन जलचर, मतलब जल में विचरण करने वाली जो जानवर या हमारे पशु होते हैं जो जल में रहते हैं उन्हें हम जलचर बोलते हैं। जो स्थल में रहते हैं तो हम उसे स्थलचर बोलते हैं, और जो जल उसमें स्थल में और हवा में रहते हैं हम उन्हें उभयचर बोलते हैं। तो पहली लाइन में दिया हुआ है कि कछुआ मगर और शार्क के समान एक हमारी गंगा की डॉल्फिन होती है, जो बहुत ही अत्यंत प्राचीन जलचर है। नेक्स्ट लाइन में औपचारिक रूप से इसकी खोज सन 1801 ईस्वी में हुई थी। यानी कि गंगा डॉल्फिन की जो हमें प्रजाति देखने को मिलती है वह हमें 1801 में हुई थी। पहले यह दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, पहले जो गंगा डॉल्फिन हमें पाई जाती थी या देखने को मिलती थी वह दक्षिण एशिया में मिलती थी, जिसमें एक प्रमुख होता है भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी तथा बड़ी संख्या में पाई जाती थी। जो हमारी गंगा डॉल्फिन है वह दक्षिण एशिया अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही अधिक संख्या में पाई जाती थी। यह भारत, बांग्लादेश तथा नेपाल में कई नदियों में मिलती है। जो हमारी गंगा डॉल्फिन है भारत में, बांग्लादेश में तथा नेपाल में कई नदियां मिलती हैं, कई नदियों में मिलती है। आप लोग को पता होगा कि भारत में काफ़ी नदियां हैं। आप लोग नदियों से भारत की परिचित होंगे कि गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, ताप्ती है, कावेरी है, गोदावरी है। इसी प्रकार बांग्लादेश में आपने सुना होगा जमुना नदी होती है, जो गंगा और मेघना का मिक्सर बन के नीचे गिरती है। नेपाल में भी कई नदियां होती हैं, जैसे गंडक का जो गंडक नदी जो होती है हमारी, वह नेपाल से ही उसका उद्गम होता है। किंतु वर्तमान समय में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली में ही शेष बची है। पहले जो हमारी गंगा डॉल्फिन थी बांग्लादेश, भारत और नेपाल में कई नदियों में मिलती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में केवल आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदियों में ही केवल देखने को मिलती है। कभी कभी यह चंबल, घाघरा और सप्तकोशी नदियों में भी देखने को मिल जाती है। यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी में हमें गंगा डॉल्फिन की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है। जबकि कभी कभार हमें चंबल में भी, चंबल आपको पता है कि मध्य प्रदेश में नदी बहती है,
घाघरा और सप्तकोसी नदी में देखने को कभी कभार मिलती हैं, लेकिन बहुतायत में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली नदी में देखने को मिलती है। गंगा की जो डॉल्फिन है, यानी कि गंगा डॉल्फिन भारत के 7 राज्यों की चुनी हुई नदियों में ही मिलती है। मतलब भारत में जितनी नदियां पाई जाती हैं उन नदियों में केवल, मतलब भारत में जितने राज्य है, आप लोग को पता है कि भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 28 राज्यों में केवल हमें 7 राज्यों में गंगा डॉल्फिन देखने को मिलती हैं, जिसमें असम है हमारा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल। जो गंगा डॉल्फिन है हमें केवल भारत के 7 राज्यों में देखने को मिलती है। असम में भी, उत्तर प्रदेश, एमपी में, बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। यहाँ इसे गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों तथा इसकी सहायक नदियों में देखा जा सकता है। यानी कि जो हमारे 7 राज्यों में भारत में गंगा डॉल्फिन देखने को मिलती हैं, जो आपके राज्य है असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसमें भी जो हमारी प्रमुख नदियां हैं गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां। आपने देखा कि यहाँ पर ना यमुना की बात कही गई है, ना आपकी गोदावरी की बात कही गई है, ना आपकी कावेरी की बात कही गई है। यानी कि इन नदियों में आपको गंगा डॉल्फिन कहीं भी देखने को नहीं मिलती। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे केवल ताजे पानी की नदियों में रहने वाली डॉल्फिन, यानी कि जो हमारी डॉल्फिन पाई जाती है वह केवल किस में पाई जाती है? केवल ताजे पानी की नदियों में रहने वाली यह डॉल्फिन अकेली अथवा बहुत छोटे छोटे झुंडों में रहती है। यानी कि जो हमारी गंगा डॉल्फिन होती है ये छोटे छोटे किस में रहती है? झुंडों में रहती हैं। इसके झुंडों में सदस्यों की संख्या प्रायः 3 से अधिक नहीं होती। इनका जो झुंड होता है तो झुंड में जो इनके सदस्यों की संख्या होती है वह ओनली 3 होती, 3 से अधिक नहीं होती। सामान्यतः बच्चे वाली मादा डॉल्फिन अपने बच्चे के साथ बिचरा करते हुए दिख जाती है। यानी कि जो हमें डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन दिखाई देती है उसमें जो बच्चे वाली मादा होती है, मादा डॉल्फिन, वही हमें केवल बच्चों के साथ बिचरा करते हुए दिख जाती है। क्योंकि जब उसके बच्चे होंगे मादा डॉल्फिन के तो वह ऊपर पानी के ऊपर आएगी, तो जिस कारण हमें बिचरा करते हुए उसमें दिख जाती है। चलिए हम लोग, आप लोग को, आई होप कि आप लोग को गद्यांश समझ में आया होगा कि गद्यांश में किसकी बात कही गई है। आप लोगों ने देखा कि गंगा डॉल्फिन की बात कही गई है जो सन 1801 ईस्वी में खोज हुई थी। यह दक्षिण एशिया यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पाई जाती है। यह भारत, बांग्लादेश तथा नेपाल की कई नदियों में मिलती है और भारत के 7 राज्यों में केवल देखने को मिलती है, जिसमें असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इनके अलावा जो इनमें विशेष नदियां होती है जिसमें हम लोग गंगा डॉल्फिन को देखते हैं वह गंगा होती है, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों में। और जो हमारी गंगा डॉल्फिन होती है यह केवल ताजे पानी में देखने को मिलती है। और जो हमारी गंगा डॉल्फिन होती है वह छोटे छोटे झुंडों में रहती है। और आप लोग को मैंने गद्यांश में देखा भी है कि जो इनके झुंड होते हैं उसमें 3 से अधिक नहीं होती हैं। और समानतः जो आप लोग देखते हैं डॉल्फिन को वह मादा डॉल्फिन देखते हैं जो बच्चों के साथ विचरण करते हुए नजर आती है। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। चलिए आपका पहला सवाल है, गंगा की डॉल्फिन की खोज किस सन में हुई? देखिए आपका 1807 दिए हुए है, 1809 दिए हैं, 1801 है और 1810 है। आप लोग पूरे गद्यांश में देखिए कहीं भी ना आपको 1807 दिखाई देगा, ना आपको 1809 दिखाई देगा, ना आपको 1810, जबकि हमारा 1801 गद्यांश में दिखाई दे रहा है। यानी कि जो हमारी गंगा डॉल्फिन की जो खोज हुई थी वह कब हुई थी?
1801 में। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जो आपका गद्यांश होगा, गद्यांश के अनुसार ही हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना होता है। आप लोग को पता है कि सीटेट में 15 नंबर का गद्यांश आता है, जिसमें एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है, और 15 नंबर की शिक्षा शास्त्र आता है, जो आपके सीटेट में आपको 30 नंबर प्राप्त करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वह बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गद्यांश का। गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन दूसरा है कि गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप के किस देश की नदी में नहीं पाई जाती? यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, जिसमें से भारत, बांग्लादेश तथा नेपाल में गंगा डॉल्फिन देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि भारत भी दिए है, बांग्लादेश भी है और नेपाल भी है, जबकि पाकिस्तान पूरे गद्यांश में आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि पाकिस्तान में गंगा डॉल्फिन नहीं पाई जाती। तो इसमें गद्यांश में क्वेश्चन पूछा किस देश की नदी में नहीं पाई जाती, तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ। यदि क्वेश्चन में पूछ लेता कहाँ कहाँ पाई जाती है गंगा डॉल्फिन, तो हम लोग क्या कहते हैं? भारत में, बांग्लादेश में और नेपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में हमें गंगा डॉल्फिन देखने को नहीं मिलती है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की डॉल्फिन भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है? मैंने आप लोग को बताया हुआ था जो हमारी गंगा डॉल्फिन है भारत के कितने राज्यों में पाई जाती है? यह भारत बांग्लादेश में होती है, यह भारत के 7 राज्यों में पाई जाती है। देखिए 7 ऑप्शन में 8 है, 6 है और 10 है, लेकिन हमारे जो गद्यांश में केवल 7 दिया हुआ है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 7 राज्यों में पाई जाती है। और ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो हमारा गद्यांश में जो क्वेश्चन था वो यही कह रहा था कि गंगा की डॉल्फिन जो है भारत के कितने राज्यों की नदियों में पाई जाती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें कथन को बताना है क्या सत्य है। मैंने आप लोग को पूरा गद्यांश का समरी बता दिया हुआ है कि गद्यांश में गंगा डॉल्फिन की बात कही गई है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है, और भारत के प्रमुख 7 राज्यों में पाई जाती है, असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। और यह झुंड में होती है, और एक झुंड में 3 से ज़्यादा संख्या नहीं होती। और जो नदियाँ इनकी प्रमुख है वह गंगा है, चंबल है, घाघरा है, गंडक है, सोन है, कोसी, ब्रह्मपुत्र आदि तथा इनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। हमें बताना है कि गद्यांश के अनुसार क्या कौन सा सत्य है। तो देखिए डॉल्फिन बहुत बड़े बड़े झुंडों में रहती है? नहीं, क्योंकि उसने कहा है डॉल्फिन जो होती है हमारी बहुत छोटे छोटे झुंडों में रहती है, जबकि गद्यांश में कह रहा है कि बड़े बड़े झुंडों में रहती है। यानी कि हमारा असत्य हो जाएगा, हमें सत्य छांटना है। उसके बाद लिखा है डॉल्फिन सतलुज नदी में पाई जाती है। कहीं भी सतलुज नदी की बात नहीं की गई, क्योंकि नदियाँ जो भी है गंगा है, चंबल है, घाघरा है, गंडक है, सोन है, कोसी है और ब्रह्मपुत्र है। जबकि आपका तीसरा ऑप्शन में डॉल्फिन जो है वो कहाँ पाई जाती है? सतलुज नदी में। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। डॉल्फिन पूर्वी एशिया में बहुत संकुचित क्षेत्र में पाई जाती है। डॉल्फिन जो है हमारी वह दक्षिण एशिया में पाई जाती है, न कि पूर्वी एशिया में पाई जाती है। यानी कि जो नीचे के तीनों ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, वह हमारे गलत है। जबकि डॉल्फिन एक अत्यंत हमारी क्या है?
प्राचीन जलीय प्राणी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है गंगा की डॉल्फिन एक अत्यंत प्राचीन जलचर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि जो हमारी गंगा डॉल्फिन है वह बहुत ही प्राचीन जलचर है। आपके देखिए 4 ठो गद्यांश के क्वेश्चन सॉल्व हो गए गद्यांश से कितने कम समय में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गंगा की डॉल्फिन कैसे पानी में पाई जाती है? केवल खारे पानी में, केवल ताजे पानी में, खारे तथा ताजे दोनों पानी में, केवल समुद्र में। आप लोग देख रहे थे कि केवल यह हमारी कहाँ पाई जाती है? ताजे पानी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हमारी कहाँ पाई जाती है? केवल ताजे पानी में, ना कि खारे पानी में, ना कि समुद्र में। यह हमें कहाँ देखने को मिलती है? नदियों में देखने को मिलती है, जिसमें गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गद्यांश के अनुसार डॉल्फिन के झुंड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि जो हमारी गंगा डॉल्फिन है यह छोटे छोटे झुंड में रहती है और एक झुंड में 3 से अधिक गंगा डॉल्फिन नहीं पाई जाती। देखिए लिखा हुआ प्रायः 3 से अधिक नहीं होती। तो आप देखिए 3 से अधिक होती है, पहला ऑप्शन गलत। 3 से अधिक नहीं होती, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से अधिक नहीं होती, 3 होती है यह भी नहीं कहा गया, लेकिन उसने कहा कि 3 से अधिक नहीं होती। 3 होती है, 2 से 3 होती है, लेकिन उसने केवल बात क्या कही है? 3 से अधिक नहीं होती। हमारा जो भी आंसर होगा वह आपको गद्यांश में देखने को मिलेगा। गद्यांश से हमें हट के नहीं सोचना, अपने से केवल गद्यांश को ही देखना है, वह ऑप्शन में आपके है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के मादा डॉल्फिन अपने बच्चे के साथ विचरण करते हुए दिख जाती है। देखिए मैंने आपको लास्ट लाइन बताई हुई थी, अपने बच्चे के साथ विचरण करते हुए दिख जाती है। इसका भाव यह है कि जो हमारी मादा डॉल्फिन होती है वह अपने बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए वह विचरण करती है। यानी कि विचरण क्या होता है? आप लोग ने हिंदी में पढ़ा होगा, विचरण मतलब होता है कि घूमना या फिरना। विचरण का आशय होता है घूमने या फिरने से। तो ऑप्शन में देखिए आराम होगा नहीं, क्रीड़ा होगा नहीं, ना कि विश्राम। हमारा घूमना या फिरना होगा। तो आपका बी ऑप्शन है कि घूमते हुए आपकी मादा डॉल्फिन दिख जाती है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक गद्यांश में आप लोग को 8-9 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं। आप लोग गद्यांश को बस अच्छे से पढ़िए। यदि आपको गद्यांश पढ़ने का भी समय नहीं है तो आप उसके ऑप्शन को देखिए, वह ऑप्शन जो है इस गद्यांश में है कि नहीं। यदि वह ऑप्शन में नहीं है तो वह आपका आंसर गलत होगा, जो होगा वह आपका आंसर होगा। गद्यांश के अनुसार गंगा की डॉल्फिन बहुत बड़ी संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती थी, किंतु वर्तमान काल में केवल गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णफुली में शेष बची है। इस वाक्य का आशय क्या है? यानी कि अब हमारी जो गंगा डॉल्फिन है केवल 3-4 नदियों में ही पाई जाती। तो इसका आशय यह है कि जो हमारी गंगा डॉल्फिन थी कि पहले बहुत अधिक मात्रा में थी, अब वह हमारी गंगा डॉल्फिन की संख्या क्या हो गई? कमी हो गई। तो देखिए आप कमी वाला क्वेश्चन कौन सा है? डॉल्फिन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, ये हो नहीं सकता, क्योंकि यदि तेजी से वृद्धि होती तो बाकी नदियों में भी पाई जाती और बाकी देश उसमें भी पाई जाती, लेकिन इसमें कमी हुई होगी तभी तो इतनी कम नदियों में पाई जा रही है। तो अब तेजी से कमी आई है, हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए अगला है आखिरी क्वेश्चन है इस गद्यांश का। इनमें से कौन विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं है? आप लोग को पता होगा विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। आप लोग जैसे देखा होगा काला पेन, यानी कि यह पेन जो होगा हमारा क्या होगा? संज्ञा होगी, और जो काला होगा हमारा क्या होगा? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह हमारा क्या कहलाता है? विशेषण। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारा कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक।
कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, क्योंकि काला, सफेद, गोरा ये सब हमारे क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार हमें बताना कि विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं है। विशेषण आपको समझ में आ गया, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह विशेषण कहलाता है। और विशेष क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाता है वह उसका क्या कहलाता है? विशेष। यानी कि यहाँ पर पेन की विशेषता बताई गई है, यानी कि पेन क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेष हो जाएगा, और काला क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को बताना कि विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं है। देखिए, ताजा पानी, पानी हमारे यहाँ पर विशेष हो गया, पानी की उसने विशेषता बतलाई, ताजा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, यह सब हमारी क्या हो गई? विशेषण और विशेष का यह उदाहरण है। इसी प्रकार छोटे छोटे झुंड, इसमें भी विशेषण और विशेष की बात कही गई है, क्योंकि छोटे छोटे और बड़े बड़े, लंबे, छोटे, ये सब हमारे क्या होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप हो गए, उपमहाद्वीप में भारतीय यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब हमारे महाद्वीपों में के अंतर्गत एशिया महाद्वीप में आते हैं। लेकिन गंगा नदी में यहाँ पर किसी की विशेषता नहीं बताई गई है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर विशेषण और विशेष का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि गंगा नदी आपकी एक क्या हो जाएगी? नदियां जो होती है वह एक हमारी क्या होती है? संज्ञा होती है, जबकि हमारी गंगा नदी यानी कि गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि गंगा, यमुना ये सब हमारी क्या हो जाती हैं? संज्ञा। हमें विशेषण और विशेष का उदाहरण नहीं बताना था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। आप लोग का गद्यांश पूरा हुआ, जिसमें आप लोगों ने 9 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग एक पद्यांश को भी सॉल्व करते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं शिक्षा शास्त्र के भी क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे सीटेट के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान साबित होंगे। चलिए हम लोग टाइम न बर्बाद करते हुए पद्यांश को भी पढ़ते हैं और देखते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग को पता ही है कि सीटेट की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 28 दिसंबर से सीटेट का एग्जाम प्रारंभ हो रहा है। आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी समय अब बचा हुआ नहीं है, तो आप लोग को अपनी तैयारी को और दुगना कर देना चाहिए, जिससे आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं 90 जनरल के लिए, ओबीसी, एससी के लिए 82 नंबर, यह कम से कम आप प्राप्त कर सके। यदि आप इतना इसके आगे भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि आपको मिनिमम मार्क्स ही प्राप्त करना है। आप 140 भी ला सकते हैं, 130 प्लस भी ला सकते हैं, 120 प्लस भी ला सकते हैं। आप लोग जब तैयारी को सुनिश्चित करेंगे तो आपके यह आंकड़ा अवश्य टच होगा। लेकिन आपको मिनिमम जनरल वाला कैंडिडेट है तो 90 नंबर तो लाना ही लाना होता है। ओबीसी और एससी वाले को 82 नंबर लाना ही होता है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक पे देखते हैं आपका एक क्या दिया हुआ है। आपका एक पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे और इसका भाव समझेंगे कि किसके बारे में बात कही गई है, और इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ने पद्यांश हमारा कह रहा है, पालने के सिरहाने गाई जाने वाली लोरियों से लेकर रेडियो से आने वाली समाचारों तक, पालने के सिरहाने गाई जाने वाली लोरियों से लेकर रेडियो से आने वाली समाचारों तक, यानी कि यहाँ पर लोरियाँ, यानी कि जो आप लोग बचपन में लोरियाँ सुनते हैं, कहानियाँ, लोरिया का आशय यहाँ पर कहानी से होता है। तो आप लोग जो बचपन में कहानियाँ सुनते हैं वह रेडियो से आने वाली और समाचारों तक जाने वाली होती हैं। हर जगह छिपे हुए असत्य पर विजय पाना, जो आपका कोई भी छिपा हुआ असत्य है उस पर विजय पाना की हम चाह रखते हैं। हम लोग का कोई भी काम वह नहीं हो रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि वह काम हमारा हो जाए, या असत्य है तो हम उसको क्या करें? सत्य करें।
चाहे वह असत्य हृदय में हो या किताबों में, चाहे वह बात हमारी असत्य हृदय में हो या वह किताबों में हो, हमें जो हमारा असत्य छिपा हुआ है हम उसकी खोजबीन करते हैं। शोरगुल भरी सड़कों पर कितना कल्पनातीत आनंद है। आप लोग देखते हैं कि हम लोग के इस समाज में कितना शोरगुल हो चुका है, हर सड़क पर आपको निकलना कितना ही कल्पनातीत आनंद है। ज्ञान में है जान लेने में कि समय, आप लोग को ज्ञान की अर्जन की आवश्यकता बहुत ही अधिक है। ज्ञान में यह जान लेने में कि समय के कदम अनिवार्य रूप से किधर बढ़ते होंगे और अब भविष्य में क्या आने वाला है। आप लोग अपने भविष्य की चिंता करते होंगे कि हम लोग अपने जो कदम बढ़ाते हैं तो किस हिसाब से बढ़ाए, हमारा कदम सही जा रहा है कि हमारा कदम सही नहीं जा रहा है, और भविष्य की हम लोग चिंता करते हैं। लोरियों की बात से लेकर आपको ज्ञान तक और आपके भविष्य तक की यहाँ पर इस पद्यांश में बात कही गई हुई है। आप लोग को पद्यांश समझ में भी नहीं आता तो आप लोग इसकी बेफिक्र हो जाइए। आप लोग को क्वेश्चन आंसर से मैं आपको पद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक बता दूंगा कि किस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आपको पद्यांश का अर्थ निकालना नहीं आ रहा तो आप इसमें घबराइए मत। आप लोग पद्यांश को देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो आगे बढ़िए, सीधे क्वेश्चन पर आइए। मैंने आप लोग को समझाया है, जितना समझ में आया उतना आपके लिए पर्याप्त है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने किसकी बात कही गई है, आनंद, ज्ञान, लोरियां और समय। आपने देखा कि जहाँ पर लोरियों से लेकर जो आप लोग को प्राप्ति होती है ज्ञान की, या आपको किसकी प्राप्ति होती है, किसी भी चीज के भविष्य की चिंता की या किसी भी चीज की आपको जानकारी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, उसकी चिंता में आप लोग लगे रहते हैं। इसी पद्यांश में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कवि के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। यहां पर कवि ने जो है किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात कही है। देखिए यहां पर आनंद भी लिखा हुआ है, ज्ञान भी लिखा हुआ है, लोरियां भी लिखा हुआ है और समय भी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेन उसने तुलना ज्यादा, सबसे ज्यादा कंपेयर या सबसे ज्यादा वर्णन क्वेश्चन में कवि ने किसके ऊपर किया है, ज्ञान के ऊपर। क्योंकि जितना आपका ज्ञान होगा उसी के अनुसार आप भविष्य में अपने कदम रख सकते हैं। तो हम लोग इसका आंसर किसके साथ जाएंगे, ज्ञान के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है। देखिए झूठ यानी कि असत्य, तो आप असत्य में आइए। वह चाहे असत्य हृदय में हो या किताबों में हो, हमारा जो असत्य है वह हृदय में हो या किताबों में हो या शोरगुल भरी सड़कों पर हो। यानी कि हमारा जो असत्य है वह हृदय में हो सकता है, किताबों में होगा या हमारे शोरगुल भरी सड़कों पर होगा। तो आप लोग देखिए किताबों यानी कि पुस्तकों, आप लोग समझिए कि पुस्तक ए नंबर होगा नहीं और ना कि डी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा असत्य छिपा हुआ है वह हृदय में छुपा हुआ है या हमारे किताबों में है या शोरगुल भरी सड़कों में है। तो पुस्तकों में है। और यहाँ पर पालने के सिरहाने गाई जाने वाली लोरियां, लोरियां मतलब होता है हमारा गीत से, पालने के सिरहाने गाई जाने वाली लोरियों से लेकर रेडियो से आने वाली समाचारों हर जगह में। यानी कि जो हमारा असत्य छिपा हुआ है वह हमारे पुस्तकों में छिपा हुआ है और किस में छिपा हुआ है, गीतों में छिपा हुआ है। तो हम लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बी होगा नहीं, क्योंकि हम भविष्य में आने वाली की बात कर रहे हैं। उसने झूठ की बात यहाँ पर नहीं की गई है, असत्य की बात केवल आप लोग को पहली वाली लाइन में की गई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पनातीत से तात्पर्य क्या है। कल्पनातीत मतलब होता है, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। कल्पनातीत मतलब हो गया हमारा कल्पना प्लस आतीत, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। तो कल्पनातीत का मतलब होता है
अतीत की कल्पना होगा नहीं, कल्पना से पूर्ण होगा। ये यानी कि कल्पना से पूर्ण नहीं, कल्पना से पूर्ण हो जाएगा तो उसका हमारा भाव ही नहीं होगा पूरे पद्यांश के अनुसार। यानी कि कल्पना से हमारा क्या होगा, परे होगा, क्योंकि हम लोग कल्पना ही करते हैं किसी भी चीज की, तो हमारी कल्पना की हमारी आकांक्षाएं होती है, और भविष्य में हम लोग कदम जो बढ़ाते हैं वो कल्पना के अनुसार ही बढ़ाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, कल्पना से परे, ना कि कल्पना से पूर्ण। कल्पना से पूर्ण का आशय यह होता है कि हमारी कल्पना पूरी हो चुकी है, हम लोग भविष्य में कुछ भी नहीं करना चाहते, ना ही भविष्य की चाह रखते हैं। परे का मतलब होता है कि हम भविष्य में और आगे बढ़ना चाहते हैं। कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान क्या अर्थ क्या है। ज्ञान, सत्य और ज्ञान का तुलना यहां पर किससे की गई है, समय और भविष्य का बोध होता है, समय और भविष्य का बोध नहीं होता है, कल्पना परक आनंद मिलता है, शोरगुल कम हो जाता है, शोरगुल की तो बात कही नहीं गई है। सत्य और ज्ञान से हमें समय और भविष्य दोनों का बोध होता है। हमें ज्ञान होगा तो हमें भविष्य की भी जानकारी हो जाएगी और समय की भी जानकारी हो जाएगी कि हमें किस समय में क्या हमें प्राप्त करना है। इसी प्रकार यदि आपकी बात, आप सत्यवादी होंगे तो आप लोग को समय की भी परख होगी और भविष्य की परख होगी। सत्य, समय और भविष्य का बोध नहीं होता, यहाँ पर कहीं ये बात कही नहीं गई है। यहाँ पर तो असत्य पर विजय पाना चाहते हैं और ज्ञान से हम सारे भविष्य में आगे कार्य करना चाहते हैं। तो यानी कि हम इसका आंसर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बनेगा। आप लोग को पता ही है, एक उपसर्ग होता है, एक क्या होता है, प्रत्यय। एक हमारा यहाँ पर क्या है, प्रत्यय। आप लोग को पता है कि उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के बाद में लगते हैं। यहाँ पर आपका समय क्या है, शब्द है, एक हमारा क्या है, प्रत्यय। तो हमें समय में जब हम एक जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा समायिक। समायिक हमारा शब्द बन जाएगा। तो आप देखिए समायिक शब्द कहाँ है, देखिए समायिक यह भी है, समायिक समय और या इसके ऊपर मात्रा चल जाएगी, यानी कि इसमें एक मात्रा होगी। समय प्लस एक, सम इधर हो गया, ई की जगह हमने छोटी या इसमें ऊपर मात्रा चढ़ा दी तो हमारा सम एक, ना कि सम एक बड़ी मात्रा नहीं होगी। इसमें आप देखिए चारों ऑप्शन एक जैसे दिए हैं, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना हो जाइएगा कि समीक होगा कि समायिक होगा कि समायिक होगा। समायिक तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा शब्द ही समय है, तो बड़ा सा तो इधर कहीं है नहीं, तो ये तो हमारा समायिक तो होगा नहीं, हमारा समीक या समईक होगा। लेकिन हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो समीक के साथ जाएगा, छोटी ई के साथ। आप लोग को उपसर्ग प्रत्यय ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं। तो आप लोग का दिया है अनिवार्य, कल्पनातीत और भविष्य। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द में प्रयोग हुआ है। अनिवार्य, देखिए जब हम अनिवार्य को तोड़ेंगे तो अनि प्लस वार्य, यानी कि कोई भी ये शब्द नहीं होगा। यदि हम आ प्लस निर्वार्य से भी तोड़ेंगे तो भी कोई शब्द नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हमें उपसर्ग का प्रयोग बताना है कि किसमें किस चीज का उपयोग हुआ है। इसमें डी ऑप्शन है असत्य। तो आप अनिवार्य में आपका कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें कल्पनातीत को भी लिखेंगे तो कल्पना प्लस आतीत, आप लोग को मैंने बताया हुआ था कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है, तो कल्पना कोई हमारा उपसर्ग नहीं होता। भविष्य, भविष्य को भी जब हम लोग लिखेंगे तो भा प्लस विश्व लिखेंगे, तो विश्व भी हमारा कोई शब्द नहीं होता। लास्ट ऑप्शन में हम लोग जाएंगे असत्य के साथ।
जब हम सत्य को तोड़ेंगे तो आ प्लस सत्य होगा। आप लोग को पता है कि सत्य हमारे क्या होता है, शब्द होता है, जबकि आ हमारा उसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग। जैसे एक होता है असभ्य, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग का उदाहरण। तो हम लोग इसका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर डी के साथ जाएगा, क्योंकि उपसर्ग का प्रयोग हमारा आगे होता है। चलिए और देखते हैं। बस आपके इतने ही सवाल थे। आप लोग ने एक गद्यांश एक पद्यांश की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट आने वाली क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आपकी हिंदी के 30 नंबर के जो आते हैं, हिंदी गद्यांश पद्यांश और शिक्षा शास्त्र, जो आपकी अच्छी तैयारी हो सके सीटेट की। आप लोग एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी टाइम बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।